नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, अपना टॉपिक चल रहा था सामान्य विज्ञान, और सामान्य विज्ञान के अंतर्गत अपने पढ़ रहे थे प्रीवियस ईयर के साइंस के क्वेश्चन, जिसमें आपको 15,000 से प्लस क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन है वो 1991 से लेकर 2023 तक जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम हुए हैं उनके अंदर जो सामान्य विज्ञान के प्रश्न आए हुए हैं उनका समावेश लेकर हम आए हैं यहाँ पे, जिसके अंदर आपको जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान ये तीनों विषय आपको कवर किए जाएंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, पहले अपने एक प्रैक्टिस सेट पहला पढ़ चुके हैं, 1 नंबर प्रैक्टिस सेट पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे 2 नंबर प्रैक्टिस सेट, जिसके अंदर 50% आपको मिलेंगे। देखिए, पहला प्रश्न, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स का, उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का। अब ज्योति फ्लक्स होता क्या है? तो ज्योति प्रकाश तरंगों के रूप में निकाय से प्रति सेकंड निकलने वाली प्रकाश ऊर्जा है। इसे फुट कैंडल के रूप में भी जानते हैं। देखिए, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की इकाई है, ये सुमेलित है। एसो शक्ति, शक्ति की इकाई, ये भी सुमेलित है। समुद्री मील, नौ संचालन में दूरी की इकाई, ये भी सुमेलित है। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई, ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि सेल्सियस तापमान की इकाई है। सेल्सियस किसकी इकाई है? तापमान की इकाई है। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? डी नंबर ऑप्शन। तो ऊष्मा की इकाई अगर पूछे तो ऊष्मा की इकाई होती है जूल। देखिए, 30 नंबर प्रश्न, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं, यानी जब वस्तु को गर्म किया जाता है तो उसके अणुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसके अणुओं की चाल बढ़ जाती है, उसके ऊर्जा कम हो जाएगी, या उसका भार बढ़ जाएगा, या का भार घट जाएगा। तो जब किसी भी वस्तु को गर्म किया जाता है तो उसके जो अणु हैं उनकी चाल बढ़ जाती है। ए नंबर प्रश्न इसका सही रहेगा। देखिए, 4 नंबर प्रश्न, ताप का एसआई मात्रक है? केल्विन, सेल्सियस, सेंटीग्रेड, या फारेनहाइट। तो ताप का जो एसआई मात्रक पूछे तो ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। देखिए, 5 नंबर प्रश्न, दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि ऐसे स्थान छोड़ने से कुछ लागत बचेगी, या फिर क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडे होने पर संकुचित होती है, या आवश्यक गुरुत्व बल उत्पन्न करने के लिए ऐसा किया जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ जो रखा जाता है उनके बीच में एक थोड़ा स्थान क्यों रखा जाता है? क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर संकुचित होती है। इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। देखिए, 6 नंबर प्रश्न, कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? यानी इनमें से आपको बताना है कि कौन सी प्रक्रिया है जो प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है। तो इनमें से विवर्तन, परावर्तन, ध्रुवण, या अपवर्तन, इनमें से कौन सी प्रक्रिया है जो प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? तो इनमें से जो ये ध्रुवण प्रक्रिया है ये दोनों के अंदर घटित नहीं होती है। ध्रुवण क्या होता है? ध्रुवण होता है, ध्रुवण अनुप्रस्थ तरंगों का एक गुण होता है जो उनके दोलनों की दिशा से संबंधित होता है। देखिए, 7 नंबर प्रश्न, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी तरंगदैर्घ्य समान बनी रहेगी, आवृत्ति समान बनी रहेगी, या आवृत्ति बढ़ जाएगी, या तरंगदैर्घ्य बढ़ जाएगी। तो जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो जो इसकी आवृत्ति है वो समान रहती है, बाकी चेंज हो सकता है, लेकिन आवृत्ति के अंदर कोई भी चेंज नहीं होता है। देखिए, 8 नंबर प्रश्न, किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजीय योग क्या होता है? किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजीय योग क्या होता है? तो ये धाराओं का बीजीय योग हमेशा शून्य होता है। देखिए, 9 नंबर प्रश्न, विशिष्ट
प्रतिरोध का एसआई मात्रक है? ओम, ओम मीटर, या ओम प्रति मीटर, या ओम प्रति वर्ग मीटर। तो इनमें से जो विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है वो होता है ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। बहुत बार ये प्रश्न पूछा भी गया है। अब बात करें विशिष्ट प्रतिरोध होता क्या है। जब किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध उस चालक के प्रतिरोध के बराबर होगा जिस चालक की लंबाई 1 मीटर हो तथा जो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होगा वो 1 मीटर स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, तब उस वस्तु का जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो होगा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के बराबर। तो विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। एक आपके लिए सूचना, ये जो सामान्य विज्ञान के अपने प्रश्न पढ़ रहे हैं इनकी टेस्ट सीरीज अपने प्रताप क्लासेज ऐप पर चल रही है और इसकी प्राइस मात्र 100 रुपये है। तो देरी ना करें, जिसके अंदर आपको रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के प्रीवियस के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, चाहे वो आरपीएससी हो, रेलवे, यूपीएससी, केवीएस, स्टेट एग्जाम, सीईटी एग्जाम, एसएससी जीडी और बहुत से एग्जाम हैं जिनके अंदर साइंस के प्रश्न आए हुए हैं, उनका समेश करके आपको टेस्ट दिए जा रहे हैं। उसके अंदर 3 टेस्ट आपको मिल चुके हैं, चौथा टेस्ट आपको जल्दी मिल जाएगा। देखिए 10 नंबर प्रश्न, हाइग्रोमीटर किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो हाइग्रोमीटर किसको मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो हाइग्रोमीटर वायुमंडल में व्यापक आर्द्रता को मापने के लिए काम में लिया जाता है। तो द्रव का अपेक्षित घनत्व ये मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। हाइड्रोमीटर से दूध की शुद्धता, दूध की जो शुद्धता होती है वो मापी जाती है लेक्टोमीटर से। किससे मापी जाती है? लेक्टोमीटर से। और समुद्र की गहराई, तो समुद्र की गहराई मापी जाती है फेदोमीटर से। 11 नंबर प्रश्न देखिए, संतुलित बल वस्तु में, संतुलित बल वस्तु में गति उत्पन्न कर सकता है, गति उत्पन्न नहीं कर सकता, घूर्णन उत्पन्न कर सकता है, दरार उत्पन्न कर सकता है। तो इनमें से जो संतुलित बल है वो गति उत्पन्न नहीं कर सकता क्योंकि वो एक संतुलित बल है। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, न्यूटन के गति का पहला नियम किससे संबंधित है? तो न्यूटन के गति का जो पहला नियम है वो जड़त्व से संबंधित है। देखिए अगला प्रश्न, रेल की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है? रेल की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है? तो रेल की गति रूपांतरित गति का उदाहरण है। देखिए 14 नंबर प्रश्न, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कोणीय संवेग, द्रव्यमान, ऊर्जा या रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। तो जो रॉकेट है वो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक साइकिल चालक को वृत्तीय गति में किस ओर झुकना चाहिए? एक साइकिल चालक को अगर वो वृत्तीय गति में चलना चाहता है तो उसे किस ओर झुकना चाहिए? तो उसे हमेशा झुकना चाहिए केंद्र की ओर। बहुत बार आपने देखा होगा मोड़ पर जब कोई साधन या किसी साइकिल को मोड़ा जाता है तो जो व्यक्ति होता है वो केंद्र की ओर झुकता है। देखिए 16 नंबर प्रश्न, यदि एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील है तो इसका वेग एक समान रहेगा, इसका वेग बदलता रहता है, इसका त्वरण पहले घटता है और फिर बढ़ता है, या इसका त्वरण घटता है। तो जो इसका जो वेग है वो बदलता रहता है। यदि एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील है तो इसका वेग बदलता रहता है। देखिए 17 नंबर प्रश्न, तोप से एक गोला दागा जाता है तो गोले की गति किस प्रकार की गति होगी? यानी तोप से जब एक गोले को दागा जाता है तो उस गोले की गति किस प्रकार की गति होगी? सीधी रेखीय गति, या प्रक्षेपीय गति, या उच्च प्रवलयाकार गति, या क्षैतिज गति। तो जब तोप से एक गोला दागा जाता है तो जो गोले की जो गति होगी वो एक प्रक्षेपीय गति के अंतर्गत आएगी। प्रक्षेपीय गति क्या होती है? प्रक्षेपीय गति गति का एक रूप है जहाँ किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से निकट क्षैतिज से किसी कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है तो यह गुरुत्वाकर्षण के अधीन वक्रीय गति करता है। देखिए 18 नंबर प्रश्न,
वृत्ताकार पथ पर गतिशील वस्तु यदि एक चरण पूर्ण करने में 1 सेकंड समय लेती है तो इसका औसत वेग क्या है? तो उसका औसत वेग क्या होगा? हमेशा औसत वेग उसका 0 होगा। देखिए 19 नंबर प्रश्न, वॉशिंग मशीन धोवन यंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वॉशिंग मशीन या जो धोवन यंत्र होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये हमेशा अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो केंद्र के ऊपर बल लगता है उसी के सिद्धांत पर वॉशिंग मशीन कार्य करती है। देखिए 20 नंबर प्रश्न, गति के नियम किस वैज्ञानिक ने दिए थे? तो आपको पता है गति के जो नियम है वो न्यूटन ने दिए थे। देखिए 21 नंबर प्रश्न, सभी मूल आधारीय बलों में सबसे कमजोर बल कौन सा है? सभी जो मूल आधारीय बल हैं उनमें सबसे कमजोर बल कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल, स्थिर विद्युत बल, चुंबकीय बल या नाभिकीय बल? तो इनमें से जो मूल आधार बल है उनमें से सबसे जो कमजोर बल है वो है गुरुत्वाकर्षण बल। देखिए 22 नंबर प्रश्न, यदि विराम अवस्था में स्थित वस्तु पर एक बल आरोपित होता है और वे एक समान समय में भिन्न भिन्न द्रव्यमान रखती है तो निम्नलिखित में से दोनों वस्तुओं का क्या समान होगा? तो देखते हैं इनमें क्या समान होगा, त्वरण, गतिज ऊर्जा या वेग समान होगा या संवेग? तो इनमें से जो संवेग है इन दोनों वस्तुओं का समान होगा। यदि एक वस्तु एक सतह पर खिसकती है तो उसकी गति के विरुद्ध लगने वाला बल क्या कहलाता है? यदि एक वस्तु एक सतह पर खिसकती है तो उनकी गति के विरुद्ध एक बल लगता है, उस बल को कहा जाता है घर्षण बल। 24 नंबर प्रश्न देखिए, गुणात्मक रूप से स्थिर वस्तु के विराम अवस्था में रहने की प्रवृत्ति अथवा एक समान वेग में गतिशील रहने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? गुणात्मक रूप में स्थिर वस्तु के विराम में रहने की प्रवृत्ति अथवा एक समान वेग में गतिशील रहने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है जड़त्व। तो जड़त्व का नियम क्या कहता है? अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में रहेगी और कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। 25 नंबर प्रश्न देखिए, प्रक्षेपीय गति में क्षैतिज परास समान प्राप्त होता है जब किसी वस्तु को थीटा और खाली स्थान पर प्रक्षेपित किया जाएगा। तो प्रक्षेपीय गति में क्षैतिज परास कब समान होगा? जब किसी वस्तु को 0 या 90 माइनस थीटा डिग्री पर प्रक्षेपित किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही रहेगा। 26 नंबर प्रश्न देखिए, टोरक या आघूर्ण की दिशा क्या है? यानी कोई भी टोरक हो उसके जो आघूर्ण की दिशा है वो क्या होती है? आरोपित बल की दिशा में लंबवत होती है या आरोपित बल की दिशा के विपरीत होती है या आरोपित बल की दिशा के सदृश्य होती है या त्रिज्या के समांतर होती है? जो टोरक होता है उसका जो आरोपित बल दिशा होती है वो आरोपित बल दिशा के लंबवत होती है। देखिए 27 नंबर प्रश्न, किसी खास व्यवस्था में लंबाई, द्रव्यमान और समय का मात्रा क्रम से 10 सेंटीमीटर हो, 10 ग्राम हो तथा 0.1 सेकंड हो तो इस व्यवस्था के अंदर बल की माप क्या होगी? तो इस व्यवस्था के अंदर बल की जो माप है वो होगी 0.1 न्यूटन। तो और बल का जो एसआई मात्रक होता है, बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। 28 नंबर प्रश्न देखिए, यदि किसी वस्तु पर गति की दिशा के विपरीत दिशा में बल लगाया जाता है तो वस्तु की गति क्या होगी? तो वस्तु की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो गति बढ़ेगी, रुकेगी या कम होगी या प्रभावहीन होगी। यदि किसी वस्तु पर गति की दिशा के अगर विपरीत अगर बल लगाया जाएगा तो वस्तु की जो गति है कम होगी। सी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। 29 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन आभासी बल है? अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल या अभिकेंद्रीय प्रतिक्रिया बल या मजबूत परमाणु बल? तो इनमें से जो
अपकेंद्रीय बल है, ये एक आभासी बल होता है। देखिए 30 नंबर प्रश्न, एक नाव जल में नहीं डूबेगी जब उसके द्वारा विस्थापित जल किसके बराबर होगा। यानी एक नाव कब जल के अंदर नहीं डूबेगी तो उसका जो विस्थापित जल है किसके बराबर होना चाहिए। नाव के आयतन के बराबर होना चाहिए, या नाव के भार के बराबर होना चाहिए, या नाव के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होना चाहिए, या नाव के घनत्व के बराबर होना चाहिए। तो इनमें से जो विस्थापित जल है वो नाव के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होना चाहिए, तब नाव जल में नहीं डूबेगी। देखिए 31 नंबर प्रश्न, श्वसन किस प्रकार की क्रिया है। श्वसन किस प्रकार की क्रिया है। अपचय क्रिया, ऑक्सीकरण क्रिया, जल अपघटन क्रिया, या अमोनीकरण। तो इनमें से जो बी नंबर ऑप्शन है ऑक्सीकरण क्रिया, तो श्वसन ऑक्सीकरण क्रिया है। 32 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से अनोक्सी श्वसन तथा ऑक्सी श्वसन का अंतर नहीं है। तो इन तीन ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा अनोक्सी श्वसन और ऑक्सी श्वसन का अंतर नहीं है। ए नंबर ऑप्शन देखिए, अनोक्सी श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, जबकि ऑक्सी श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ये भी अंतर सही है। अनोक्सी श्वसन पूर्णतः कोशिका द्रव्य में, जबकि ऑक्सी श्वसन कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, यह भी अंतर सही है। 3 नंबर देखिए, अनोक्सी श्वसन जंतुओं व पादपों में, जबकि ऑक्सी श्वसन यीस्ट व परजीवी में होता है, तो ये इसका अंतर सही नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 33 नंबर प्रश्न देखिए, नवजात शिशुओं में श्वसन की दर कितनी होती है। 30 से 60 बार प्रति मिनट, 20 से 25 बार प्रति मिनट, 12 से 15 बार प्रति मिनट, 70 से 75 बार प्रति मिनट। तो इनमें से जो 30 से 60 बार प्रति मिनट जो नवजात शिशु है उसकी श्वसन दर होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान कर सकता है। इनमें से कौन सा जो जैव रूपांतरण है जो मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान कर सकता है। एडीपी या एडीपी, एटीपी, एटीपी, एडीपी, एएमपी या एडीपी, एडीपी या एएमपी। तो इनमें से जो आपका बी नंबर ऑप्शन है एटीपी, एडीपी जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान कर सकता है। एडीपी की फुल फॉर्म पूछे तो एडीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन डाई फास्फेट, और एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन ट्राईफास्फेट। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन, श्वासोच्छ्वास या ब्रीथिंग की क्रिया में किस घटक की मात्रा अपरिवर्तित रहती है। तो इनमें से देखते हैं किसकी रहती है अपरिवर्तित। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या जलवाष्प। तो इनमें से जो नाइट्रोजन है ब्रीथिंग के अंदर, इस ब्रीथिंग की जो क्रिया होती है इसके अंदर नाइट्रोजन की जो क्रिया है वो अपरिवर्तित रहती है। मोनोऑक्साइड निम्नलिखित में से किससे प्रभावित करती है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो निम्न में से किसको प्रभावित करती है। शरीर की पाचन क्रिया को, यकृत की क्षमता को, किडनी की कार्यशीलता को, या रक्त की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता को। तो कार्बन जो मोनोऑक्साइड है वो शरीर के अंदर जो रक्त की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता है उसको प्रभावित करती है। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन, रक्त एवं उत्तक द्रव्य के मध्य गैसीय विनिमय कहलाता है। गैसीय श्वसन, अंतःश्वसन, अनोक्सी श्वसन या ऑक्सी श्वसन। तो रक्त व उत्तक द्रव्य के मध्य गैसीय विनिमय कहलाता है, अंतःश्वसन कहलाता है। देखिए 38 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कोशिका श्वसन के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। इनमें से कौन सी प्रक्रिया है जो कोशिकीय श्वसन के अंदर सम्मिलित नहीं है। ग्लाइकोसिस, निःश्वसन, क्रेब्स चक्कर, इलेक्ट्रॉन परिवहन। तो इनमें से जो निःश्वसन प्रक्रिया है वो कोशिकीय श्वसन के अंतर्गत
सम्मिलित नहीं है। 39 नंबर पर देखिए, निःश्वसन व उत्श्वसन के समय पसलियों की भूमिका के संबंध में असत्य कथन बताइए। तो कौन सा कथन असत्य है देखते हैं। निःश्वसन के समय पसलियां ऊपर व बाहर की ओर खींच जाती है, यह भी सत्य है। पसलियां स्थिर रहती है, पसलियां स्थिर रहती है, तो पसलियां स्थिर नहीं रहती, ये रहती है अस्थिर, इसका मतलब ये कथन असत्य है। तो इनमें से जो बी नंबर ऑप्शन है वो असत्य है। सी नंबर देखते हैं, उत्श्वसन के समय पसलियां नीचे और अंदर की ओर आ जाती है, ये भी सत्य है। और पसलियों की स्थिति में परिवर्तन से वक्ष गुहा का आयतन बढ़ता व घटता है, ये भी ऑप्शन सही है। तो इनमें से जो आपका बी नंबर ऑप्शन है वो असत्य है। देखिए 40 नंबर प्रश्न, उच्च श्वसन की प्रक्रिया में शरीर से बाहर निकाली गई वायु में ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत होता है। 4%, 17%, 21% या 23%। तो उच्च श्वसन की प्रक्रिया में शरीर के बाहर निकाली गई वायु में जो ऑक्सीजन होता है उसकी मात्रा होती है 17%। देखिए 40 नंबर प्रश्न, प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे तीक्ष्ण है, प्रगामी है, अनुप्रस्थ है या अनुदैर्ध्य है। तो प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि जो प्रकाश तरंगे है वो अनुप्रस्थ तरंगे होती है। 42 नंबर प्रश्न देखिए, कौन सी रचना जंतु कोशिका यानी एनिमल सेल को वनस्पति कोशिका प्लांट सेल में विभेदित करती है। तो इनमें से कौन सी रचना है जो जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका में विभेदित करती है। राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोमियर या सेंट्रियोल। तो इनमें से जो सेंट्रियोल होता है वो जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका के अंदर विभेदित करती है। तो सेंट्रियोल क्या होता है, इसका दूसरा नाम भी है, दूसरा नाम है इसका तारक केंद्र। तारक केंद्र को भी सेंट्रियोल कहा जाता है। तारक केंद्र की बात करें तो यह एक बेलनाकार कोशिकांग है जो मुख्यतः ट्यूबुलिन नामक प्रोटीन से बना होता है। 43 नंबर क्वेश्चन ये, जल के अम्लीय व क्षारीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं। H+ के कारण, OH- के कारण, H+ एवं OH- दोनों के कारण या इनमें से कोई नहीं। तो जल के जो अम्लीय व क्षारीय विलयन H+ व OH- दोनों के कारण ही विद्युत के सुचालक होते हैं। 44 नंबर प्रश्न देखिए, ब्रीथिंग की क्रिया में किस घटक की मात्रा अपरिवर्तित रहती है। ये प्रश्न दोबारा आ गया। तो ब्रीथिंग के अंदर नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो अपरिवर्तित रहती है। 45 नंबर प्रश्न देखिए, न्यूटन की गति के नियम पर एक प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ एक छात्र अपने बालों को जोर से पकड़कर खुद को ऊपर खींचने का प्रयास करता है, वह सफल नहीं होगा क्योंकि, क्यों सफल नहीं होगा, क्योंकि लागू बल में प्रणाली के लिए आंतरिक है। क्योंकि बल जो है वो प्रणाली के लिए आंतरिक है, अंदर की तरफ बल लग रहा है। 46 नंबर प्रश्न देखिए, किसके कारण आकाश का रंग है वो नीला दिखाई पड़ता है। अपवर्तन, परावर्तन, प्रकीर्णन या विक्षेपण। तो इनमें से जो प्रकीर्णन है, प्रकीर्णन के कारण आकाश का जो रंग है वो नीला दिखाई पड़ता है। प्रकीर्णन होता क्या है। प्रकीर्णन एक सामान्य भौतिक प्रक्रिया है जिसमें कोई विकिरण माध्यम के किसी स्थानीय अनियमितता के कारण अपने सरल रेखीय मार्ग से विचलित किया जाता है। कणों का भी प्रकीर्णन होता है। आकाश का रंग जो है नीला व सूर्योदय व सूर्यास्त के सूर्य की लालिमा का प्रकीर्णन भी, जो लालिमा होती है वो प्रकीर्णन के कारण ही होती है। 47 नंबर प्रश्न देखिए, दूध का पीएच मान होता है। तो दूध का पीएच मान आपको पता है, दूध का पीएच मान होता है 6.6। 47 नंबर पर देखिए, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती है केंद्रिका के द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, जीवद्रव्य के द्वारा या केंद्रक के द्वारा। तो कोशिका की जो क्रियात्मक गतिविधियां हैं वो केंद्रक के द्वारा नियंत्रित होती है। केंद्र की थोड़ी सी और चर्चा करें तो केंद्रक को कोशिका का नियंत्रण केंद्र भी कहा जाता है। यह कोशिका का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें कोशिका की
वंशानुगत जानकारी होती है और कोशिका के विकास और प्रजनन को नियंत्रण भी केंद्रक करता है। देखिए 49 नंबर प्रश्न, न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंधित बल है। यानी न्यूटन का जो तीसरा नियम है उसके अंदर क्रिया प्रतिक्रिया के नियम में क्या जरूरी है वो अपने को देखना है। हमेशा एक ही वस्तु पर बल लगे होने चाहिए, भिन्न भिन्न वस्तु पर बल लगे हो सकते हैं, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे होने चाहिए। हमेशा बल का परिणाम बराबर होना जरूरी नहीं है, किंतु उनकी दिशा समान होनी चाहिए। तो न्यूटन का जो तीसरा नियम है कब काम करेगा, जब हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ये बल लगे होने चाहिए, यानी वस्तुएं जो भिन्न भिन्न होनी चाहिए। 50 नंबर प्रश्न देखिए, कौन सा तत्व सबसे अधिक ऋणात्मक है? कौन सा तत्व इनमें से है जो सबसे अधिक ऋणात्मक है? ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम या क्लोरीन? तो इनमें से जो फ्लोरीन है वो तत्व सबसे अधिक ऋणात्मक है। फ्लोरीन की बात करें तो यह एक रासायनिक तत्व है। यह आवर्त सारणी के सप्त समूह का प्रथम तत्व है जिसमें सर्वाधिक अधातु के गुण वर्तमान में है। तो ये 50 प्रश्न आपको कैसे लगे? हमारी तरफ से बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न आपके लिए मिलते रहेंगे इसी तरह, और इन क्लास को ध्यान से देखते रहना। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।